संविधान यदि बचाना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कही। पन्ना में हुई सभा में पटेरिया ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। हत्या का मतलब हराना है। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया पर एफआईआर के निर्देश दिए, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पटेरिया ने बयान पर विवाद के बाद कहा कि वो गांधी को मानने वाले हैं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। सचिवालय में हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में सीएम ने विधायकों को दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल के सरकारी गेस्ट हाउस में सस्ती दर पर मिलने वाली सुविधाओं को खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन जगहों पर विधायकों और अधिकारियों को आम जनता की तरह ही भुगतान करना होगा। इसके साथ हिमाचल के सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का भरोसा दिया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 2000 रुपए के नोट को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है। संसद में सुशील मोदी ने कहा कि ब्लैक मनी पर रोकथाम के लिए 2000 रुपए का नोट बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 यूरो के नोट बंद कर दिए। इसी तरह सिंगापुर ने 10,000 के नोट को हटा दिया। ऐसे ही जब भारत में 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि इस नोट को धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। इसके अलावा जनता को समय देना चाहिए ताकि वो नोट बदल सके। सुशील मोदी ने 2000 के नोट को सीधे तौर पर ब्लैक मनी बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक तरक्की पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि संसद में कुछ लोग हैं जिन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलन होती है। भारत की तरक्की पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत है। डॉलर और रुपए के बीच का अंतर ज्यादा न हो, इसके लिए रिजर्व बैंक कोशिश कर रहा है। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 5.88% पर घटकर आ गया है, जबकि अक्टूबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.77% रही थी। एक साल पहले नवंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.91% रही थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भारी कमी आई है। नवंबर महीने में खाद्य महंगाई दर 4.67% पर आ गया है, जबकि अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 7.01% थी। वहीं नवंबर महीने में शहरी के साथ ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाद्य महंगाई में कमी आई है। समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव ने संसद में सांसद पद की शपथ ली। डिम्पल मैनपुरी से भारी बहुमत से उपचुनाव जीती हैं। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। इस दौरान संसद भवन में डिम्पल यादव ने सोनिया गांधी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। साथ ही संसद में कई अहम मुद्दे उठाने की भी बात कही। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यात्रियों की ओर से भीड़भाड़ की शिकायतों के बाद अचानक दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पहुंच गए। उन्होंने एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ वाली जगहों का निरीक्षण किया। इसके बाद एयरपोर्ट के कर्मचारियों से बातचीत की और दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमने एंट्री गेट की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दी है। एयरपोर्ट के अंदर अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला लिया है कि एंट्री से पहले वेटिंग टाइम दिखाने के लिए हर एंट्री गेट पर एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए। इससे लोगों को उस गेट तक पहुंचने में मदद मिलेगी जहां मिनिमम वेटिंग टाइम होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे के विधायकों और सांसदों की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड से खरीदी कारों के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल छिड़ गया है। आरोप है कि मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड का इस्तेमाल कर कुछ गाड़ियां खरीदी थी। बाद में इन गाड़ियों का इस्तेमाल शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों की सुरक्षा के लिए किया गया। इन आरोपों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इन आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है। अनिल देशमुख 13 महीनों से जेल में बंद थे। उनके खिलाफ सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उसी मामले में अब उन्हें जमानत मिली है। सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मंत्री पद के दुरुपयोग के मामले की जांच कर रही है। 71 साल के देशमुख को ईडी की ओर से किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को जमानत दी थी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़ आ गया है। अब नोरा फतेही ने दिल्ली की अदालत में जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का केस किया है। नोरा फतेही का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके नाम का जबरन इस्तेमाल किया गया।
एक्ट्रेस का कहना है कि सुकेश से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था। वो सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए सुकेश को जानती थी। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए टाल दी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारतीय सेना के 6 से 8 जवानों को चोटें आई हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन के सैनिक इससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं और उसके कुछ सैनिकों की ऐसा बताया जा रहा है कि हड्डियां भी टूटी हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में आखिरी बार ऐसा हिंसक संघर्ष आज से 47 साल पहले यानी वर्ष 1975 में हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछले 2.5 वर्ष में LAC पर इस तरह की यह दूसरी घटना है, जिसकी वजह से चीन से लगी सीमा पर स्थिति अब और भी तनावपूर्ण हो सकती है। इससे पहले 15 जून 2020 को आप सबको याद होगा, लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे और अब गलवान की घटना के पूरे 907 दिन बाद यह संघर्ष हुआ है। हमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह झड़प 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई थी। तवांग को अरुणाचल प्रदेश का सबसे संवेदनशील जिला माना जाता है क्योंकि इसकी सीमाएं भूटान से लगी हैं और ये चीन की सीमा से भी लगा हुआ है, यानी एक तरफ भूटान है तवांग के और दूसरी तरफ चीन है। इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और चीन की हमेशा से इस इलाके पर नजर रही है। और इस बार जिस जगह पर हिंसक झड़प हुई है वो इलाका पूर्वी तवांग में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास है और इस क्षेत्र का नाम है यांगत्से और इस पर चीन की सेना पहले से ही अपना दावा करती रही है, कहती रही है कि ये उसका इलाका है और यहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच मामूली टकराव इससे पहले भी होते रहे हैं। तो बड़ी बात जो आपको बताना चाहते हैं वो ये कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे टकराव यहां पहली बार हुए हैं, इस तरह के टकराव वहां अक्सर होते रहते हैं और पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था। असल में पिछले साल अक्टूबर के महीने में चीन की सेना ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद चीन के कुछ सैनिकों को भारतीय सेना ने हिरासत में ले लिया था और दोनों देशों की सेनाओं के बीच तब काफी समय तक टकराव की स्थिति बनी रही थी। हालांकि उस समय दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक संघर्ष नहीं हुआ था और मामले को बातचीत से ही सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार 9 दिसंबर को नौबत हिंसक संघर्ष तक पहुंच गई। बड़ी बात यह है कि इस संघर्ष में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ हाथापाई हुई है और इसीलिए दोनों ही तरफ से कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है और यही कारण है कि दोनों तरफ के जो सैनिक हैं उन्हें मामूली चोटें आई हैं क्योंकि हाथापाई हुई है और हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ है। तवांग सेक्टर में LAC के पास कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेकर भारत और चीन के बीच लगातार विवाद रहा है और फिलहाल जिस जगह पर यह हिंसक झड़प हुई है ये क्षेत्र भी उन्हीं इलाकों में आता है। एक और बात आपको जाननी चाहिए, वर्ष 2006 से ही दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में उस जगह तक पेट्रोलिंग करती आ रही थी जहां तक वो अपना दावा करती हैं और सूत्रों के मुताबिक इस बार भी ये हिंसक झड़प पेट्रोलिंग के दौरान ही हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस संघर्ष के बाद भारत और चीन के सैनिक LAC पर स्थित इस जगह से पीछे हट गए, यानी दोनों ही सेनाओं की तरफ से डिसएंगेजमेंट हुआ और दोनों देशों की सेनाएं इस विवाद को सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत कर रही है। कमांडर स्तर की बातचीत तब होती है जब सीमा पर स्थिति काफी गंभीर बन जाती है, जैसे गलवान की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सबसे पहले कमांडर स्तर की बातचीत ही हुई थी। नोट करने वाली बात यह भी है कि चीन पिछले काफी समय से अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा था और पिछले साल दिसंबर में उसने अरुणाचल प्रदेश में स्थित 15 स्थानों के नाम ये कहते हुए बदल दिए थे कि अरुणाचल प्रदेश उसका इलाका है और वो अपने इलाके में जिस भी क्षेत्र का, जिस भी जगह का जो चाहे नाम रख सकता है और उसने 15 स्थानों के नाम अपने हिसाब से बदल भी दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुल 22 स्थानों के नाम
चीन ने बदले हैं, जिस पर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति हर बार जताई गई है। लेकिन चीन का विदेश मंत्रालय हर बार यही कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है और वो जैसे चाहे वैसे वहां के स्थानों का नाम अपने हिसाब से अपनी भाषा में रखेगा। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि अब तक चीन लद्दाख में ज्यादा सक्रिय था। आपको यह बात जाननी चाहिए, अभी तक चीन लद्दाख में सक्रिय था और जो गलवान की घटना हुई थी वही जो स्ट्रेटेजी है, वही रणनीति अब वो इस सेक्टर में अपना रहा है। अब वो अरुणाचल प्रदेश में भी हिंसक संघर्ष कर रहा है। तो बड़ी बात जो जानने की है वो ये कि पिछले 2 सालों से जो काम चीन लद्दाख के सेक्टर में कर रहा था, अब वो वही चीज अरुणाचल प्रदेश के आसपास LAC पर कर रहा है। यानी अब उसने एक नया दूसरा फ्रंट खोल दिया है और वैसा ही खोला है जैसा उसने गलवान में खोला था। भारत और चीन के बीच कुल मिलाकर 3,488 किलोमीटर लंबी LAC है, जिसमें लद्दाख के बाद सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश में ही चीन के साथ लगती है और अरुणाचल प्रदेश में 1,126 किलोमीटर की LAC है दोनों देशों के बीच। इस हिंसक संघर्ष की टाइमिंग भी आज आपको ध्यान से नोट करनी चाहिए। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पिछले महीने 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इंडोनेशिया में बाली में G20 समिट के दौरान मिले थे और यह गलवान की हिंसक झड़प के बाद पहली इस तरह की मुलाकात थी। इसके अलावा 7 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना ने अमेरिका की सेना के साथ चीन के साथ LAC से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास किया था, जिस पर चीन ने तब आपत्ति जताई थी। ये सोचने वाली बात है और जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये औली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। औली की तस्वीर जहां भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर भारत और अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास कर रही थी और यह अभी पिछले ही महीने की बात है। इसे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इस बात को और तब चीन काफी उस समय चीन ने काफी आपत्ति जताई थी इस पर। और ये जो जगह जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं औली उत्तराखंड में, ये जगह चीन की LAC के साथ वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज जो घटना हुई है उसके लिए आपको यह पृष्ठभूमि जानने की बहुत आवश्यकता है कि इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि एक तो यह है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने ही भारत और अमेरिका की सेनाओं ने मिलकर युद्ध अभ्यास किया चीन और भारत की LAC से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर, जो चीन को बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि चीन भारत को भी दुश्मन देश मानता है और अमेरिका को भी दुश्मन देश मानता है। और LAC के बिल्कुल बाजू में, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पर अगर दोनों देशों की सेनाएं इस तरह युद्ध अभ्यास एक साथ कर रही हैं तो ये बात चीन को अच्छी कैसे लगेगी, और इस पर चीन ने तब आपत्ति की थी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद अब 9 दिसंबर को ये घटना हो जाती है। दूसरी बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि जो काम चीन अभी तक लद्दाख में कर रहा था, वही अब अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में चीन करने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ी बात जो हमें हमारे सूत्रों से पता चली है और जो बहुत चिंता में डाल देने वाली बात है, वो ये कि इस समय सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों के दौरान दोनों ही सेनाएं पीछे हटती हैं। 2 काम होते हैं, एक तो वो अपनी तैनाती कम कर देती हैं सर्दियों में, और दूसरा ये कि वो दोनों पीछे हट जाती हैं। लेकिन इस बार LAC के आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां चीन की सेना ना तो अपनी तैनाती कम कर रही है और ना ही वहां से पीछे हटने का नाम ले रही है। ये बात शक पैदा करती है। और इस समय जिस जगह पर हम आपको ये झड़प के बारे में बता रहे हैं, इसके अलावा भी LAC पर और कई ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर स्थिति को सामान्य नहीं कहा जा सकता, जहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण है दोनों देशों की सेनाओं के बीच। तो ये चिंता में डाल देने वाली 2 बातें हैं। एक तो चीन की सेना इस बार सर्दियों में पीछे नहीं जा रही है, दूसरा अपनी तैनाती कम नहीं कर रही है, और तीसरी बड़ी बात यह है कि और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इस समय दोनों देशों की सेनाओं के बीच काफी ज्यादा तनाव है। यह इलाका कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूं। 2016 में मैं खुद चीन के साथ जो LAC है अरुणाचल प्रदेश और तवांग के आसपास, मैं वहां पर गया था
और जब मैं हेलीकॉप्टर में था तब मैंने अपने मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें ली थी इस पूरे टेरेन की, इस पूरे इलाके की। वो तस्वीरें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि ये इलाका कैसा है। ये तवांग के आसपास का इलाका है और ये वही इलाका है जो भारत और चीन के बीच LAC कहलाता है। और LAC से बस कुछ ही दूरी पर हमारा ये हेलीकॉप्टर उस समय उड़ रहा था। 2016 की ये तस्वीरें मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। ये तस्वीरें मैंने खुद ही शूट की थी अपने मोबाइल फ़ोन से और इससे आपको अंदाज़ा आएगा कि यहाँ का टेरेन कैसा है, ये इलाका कैसा है। और हालांकि अरुणाचल प्रदेश के आसपास चीन और भारत के बीच 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का LAC का क्षेत्र है। सीमा जो है वो लगभग 1100 किलोमीटर की है और उसी की एक तस्वीर, एक अंदाज़ा आपको देने के लिए कुछ तस्वीरें मैं आपको आज दिखा रहा हूं। ये तवांग सेक्टर है, तवांग के बहुत पास की तस्वीरें हैं ये। और यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय सेना के बंकर्स भी यहां पर इस जगह पर बने हुए हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सीमा के बहुत करीब से ली गई तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं। और अब बड़ी बात यह है कि जो बाकी के इलाके हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है, जहां पर चीन की सेना पीछे नहीं जा रही है, अपनी तैनाती कम नहीं कर रही है, वहां पर भी ऐसी स्थिति कभी भी बन सकती है। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं और उनके बीच में फासला बहुत कम होता है, ऐसे में दोनों ही सेनाओं के बीच अगर एक सैनिक भी कोई गलती कर देता है, एक सैनिक भी किसी प्रकार की उससे कोई गलती हो जाती है, एक चिंगारी वहां पर पैदा होती है और वो चिंगारी किसी बहुत बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। तो जब तक ये दोनों सेनाएं ऐसे ही एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी, जब तक हर रोज इनका इसी तरीके से एक दूसरे से सामना होता रहेगा, कभी ना कभी ऐसे मौके अक्सर आ जाते हैं जब दोनों तरफ से कोई ना कोई एक सैनिक या किसी की गलती की वजह से मामला भड़क जाता है और एक छोटा सा जो हिंसक झड़प होती है कई बार वो युद्ध का रूप ले लेती है। इसलिए ये जो पूरा इलाका है हजारों किलोमीटर का, जहां ये दोनों देशों की सेनाएं अब आमने सामने खड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में तैनाती है, यहां पर इसलिए कहा जाता है कि तनाव हमेशा बना रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होती है और दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस घटना में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हथियार कोई चल जाता तो फिर कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती थी और मामला और ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन अच्छी बात यह हुई इसमें कि मामला सिर्फ हाथापाई तक सीमित रहा और दोनों ही तरफ से किसी को कोई बहुत गंभीर चोट नहीं आई है। अब आपको यह बताते हैं कि चीन ने हिंसक संघर्ष के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग को ही क्यों चुना है। पहली बात यह कि तवांग को चीन तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानता है। दूसरी बात, तवांग एक ऐसा जिला है जो तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच स्थित है, जिससे इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और यहां पर हिंसक संघर्ष होने से पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर मानसिक दबाव बढ़ता है। तीसरा पॉइंट यह है कि यहां तवांग मोनेस्ट्री है और मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जब वर्ष 1959 में चीन से भारत में शरण लेने के लिए आए थे तब वो तवांग मोनेस्ट्री में ही रुके थे, इसी मोनेस्ट्री में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर अभी 20 से ज्यादा स्थान ऐसे हैं जहां भारत और चीन की सेना के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण है, जैसे कि इस जगह पर थी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें अक्सर LAC के आसपास अलग अलग इलाकों से हमारे पास आती रहती हैं, जिस तरह की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। गलवान में भी ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा। और जैसे ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहां जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, एक दूसरे से बातचीत हो सकती है, एक दूसरे के साथ वो अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, जैसे यहां इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और फिर कई बार मामला
हाथापाई तक पहुंच जाता है। ये जगह ऐसी है, टेरेन ऐसा है जहां पर टेम्परेचर हमेशा शून्य से नीचे रहता है, दुर्गम इलाका है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नदी में जब ये दोनों सेनाओं के सिपाही उतरे हुए हैं तो वहां स्थिति कितनी तनावपूर्ण भी होगी और स्थिति कितनी मुश्किल भी होगी। और अक्सर कई बार वहां ऐसा होता है कि जो चीन की सेना है वो गश्त लगाते समय भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करती है। यहां कई बार ऐसा देखा गया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब वहां चीन की सेना गश्त लगाती है तो वो भारत की जो पोस्ट होती है भारतीय सेना की, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि आपकी पोस्ट हमारे इलाके में है, इसे तुरंत हटाइए। और क्योंकि सीमा निर्धारित नहीं है दोनों ही तरफ से, इसलिए यह तनाव बना रहता है और विवाद भी अक्सर बना रहता है। आज कुछ तस्वीरें हमने उसी सेक्टर की निकाली हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच की, जहां आप ये देख पाएंगे कि जब दोनों देशों की सेनाएं यहां पर गश्त लगाती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, तो वो एक दूसरे के कितने आमने सामने आ जाती हैं, कितने करीब आ जाती हैं और उस वक्त स्थिति कुछ भी हो सकती है। मामला बातचीत से भी सुधर सकता है और मामला हाथापाई से भी सुलझ सकता है और फिर यह मामला अगर किसी पक्ष से और ज्यादा बड़ी गलती हो जाए तो फिर यह गंभीर रूप भी ले सकता है, जैसा गलवान में 2020 में तब हुआ था। भारत और चीन के बीच 1993 और 1996 में दो बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, जिसके तहत यह निर्धारित हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं LAC पर कम से कम सैनिकों की तैनाती करेंगे और हिंसक संघर्षों से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले गलवान में और अब तवांग में चीन ने इस समझौते का खुलेआम उल्लंघन किया है। और चीन, आप जानते हैं, हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिस पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगते हैं, जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और चीन की जो PLA है, जिसे उनकी आर्मी का नाम PLA है, उन्हें PLA कहा जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और वो अक्सर इस तरह के समझौतों को LAC के आसपास तोड़ती रहती है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एजेंडा आज तक में भारत के रक्षा मंत्री भी आए थे और भारत के विदेश मंत्री भी आए थे और हमने दोनों से ही चीन के साथ सीमा पर चल रहे इस तनाव के बारे में पूछा था। हालांकि ये बड़ा दिलचस्प है आपके लिए जानना कि ये घटना 9 तारीख की है, 9 दिसंबर की, और एजेंडा आज तक भी 9 और 10 दिसंबर को ही था। हालांकि तब तक हम ये बात नहीं जानते थे कि 9 दिसंबर को तवांग के पास ऐसी घटना भारत और चीन के बीच हो चुकी है। लेकिन उसी दिन हमने ये सवाल भारत के विदेश मंत्री से भी किया था और भारत के रक्षा मंत्री से भी किया था, और उन दोनों ने क्या जवाब दिया था आज पूरे देश को यह सुनना चाहिए, क्योंकि और किसी चैनल पर आपको विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ इस तरह से नहीं मिलेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत हमारा अब कमजोर भारत नहीं रहा है, और मैं जानता हूं कि इंडो चाइना जो स्टैंड ऑफ था उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की है। लेकिन मित्रों, बहुत डिटेल में न जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत की सेना ने ये शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। हम लोगों का सचमुच गर्व के साथ मस्तक ऊंचा हो जाता है। यानी गलवान और LAC को लेकर जो भी चाहे राजनीतिक कमेंट आते हों, चाहे अभिनेता अभिनेत्रियां कुछ कह देते हो, वो सारी चीजें केवल अफवाह हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैंने सेना का शौर्य और पराक्रम जिस तरीके का रहा है और जिस तरीके से भारत की सीमाओं की सुरक्षा उन्होंने की है, जितनी सराहना की जाए वो कम है। पर चीन को अगर हम देखें, क्या वो आज हमारी ताकत समझ रहा है? क्या हम बराबरी पर बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल समय निकला है, कोविड से लेकर उसके बाद गलवान का समय, जो कि अभी भी गतिरोध है। देखिए, किसी भी जब ऐसी चुनौतियां आती हैं जैसे चीन के साथ हुई 2020 में, बात करना तो बात की बात है। अगर आपको माने उसी स्तर पे
उनके साथ कुछ भी बात करें या मैं कहूँगा आपका जो मैसेजिंग भी है, सबसे पहले आपको ग्राउंड में कुछ करना होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगा कि उस समय कि हमने फौज को जो है कोविड के बावजूद, क्योंकि आप याद रखिए ये मई जून में हुआ था, उस समय लॉकडाउन, देश में लॉकडाउन भी था। कोविड के बावजूद जो है हम लोग जो है फौज को इतनी भारी मात्रा में, इतनी कठिन बॉर्डर में, जहां आप जानते हैं कि 10,000 फुट से 20,000 फुट तक, और जहां इतनी ठंड भी है, जहां लॉजिस्टिक्स, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर है, कि हम पूरे आर्मी को डिप्लॉय कर पाए। तो जो डिप्लोमेसी जो है, एक किस्म से जब तक अगर ग्राउंड सिचुएशन आपके पक्ष में जाए तो आपकी डिप्लोमेसी और मजबूत होती। तो उसके बाद जो भी उनके साथ जो बातचीत जो हो रही है, और उसके कुछ परिणाम निकले हैं, पूरे नहीं निकले, अभी भी बातचीत जारी है। इसीलिए निकले हैं क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, और हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, हमारे जवान खड़े हैं, और माने उनका जो ताकत, जो साहस जो उन्होंने दिखाया है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी जो है उनके योगदान से चलती है। ऐसी स्थिति में जो बहुत तनावपूर्ण होती है, ऐसे में मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट तो कहीं से भी आ सकता है। मीडिया में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार अलग अलग तरह के आंकड़े चलते रहते हैं, अलग अलग तरह की कहानियां, अलग अलग तरह की थ्योरीज चलती रहती हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की जब स्थिति होती है तो हमेशा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि वहां क्या हुआ है ये बात या तो भारत की सेना जानती है, या चीन की सेना जानती है, या फिर भारत का रक्षा मंत्रालय और भारत की सरकार जानती है। इसलिए आज ये बहुत जरूरी है कि हम आपको सबसे पहले ये बताएं कि औपचारिक रूप से भारत सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने अभी तक क्या कहा है, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही भारत का औपचारिक पक्ष है। अब बाकी कोई कहता कुछ भी रहे, लेकिन जो औपचारिक पक्ष है वो जिम्मेदारी के साथ हम आपको बताते हैं, और वो हमारे जिम्मेदार दर्शकों को भी समझना चाहिए बिना इसमें मसाला लगाए हुए। तो देखिए, जो आर्मी का, भारतीय सेना का जो स्टेटमेंट आया है वो मैं आपको बताता हूं। तवांग सेक्टर में जो हुआ है, वो कहते हैं कि इन सर्टेन एरियाज along the LAC in the Tawang sector in Arunachal Pradesh, there are areas of differing perception wherein both sides patrol the area up to their claim lines. This has been the trend since 2006. यानी ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं इलाके को लेकर, और उन पर विवाद हमेशा बना रहा है, और दोनों ही सेनाएं अपने अपने इलाकों पर गश्त लगाती रही हैं 2006 से। ये वहां पर ट्रेंड रहा है, ऐसा होता रहा है 2006 से, दोनों सेनाएं गश्त लगाती हैं अपने इलाके में। लेकिन 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रूप्स contacted the LAC in Tawang sector, which was contested by own troops in a firm and resolute manner. This face-off led to minor injuries to a few personnel from both sides. अब देखिए, ये कहते हैं कि इसके बाद 9 दिसंबर को जब PLA के जो जवान हैं उन्होंने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, भारतीय सीमा के करीब वो आ गए, उसके बाद दोनों, हमारी जो सेना है उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, और उस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई, जिसमें वो कहते हैं कि दोनों तरफ से ही मामूली चोटें आई हैं। तो मामूली चोटें का मतलब यह है कि सिर्फ हाथापाई हुई है, मामूली चोटें आई हैं, और हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, गोलियां नहीं चली हैं। और फिर आगे वो लिखते हैं, भारतीय सेना लिख रही है कि बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज फ्रॉम द एरिया एज अ फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट। ओन कमांडर इन द एरिया हेल्ड अ फ्लैग मीटिंग विद हिज काउंटरपार्ट, यानी दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई है, और अब वहां पर शांति है, और दोनों सेनाएं अपने अपने इलाके में वापस आ गई हैं, यानी डिसएंगेज हो गई हैं। यह भारतीय सेना की औपचारिक स्टेटमेंट है जो हमें इस समय
इस पर हमें विश्वास करना चाहिए और यही स्टेटमेंट हमें आपको बतानी चाहिए। अब आप तो जानते हैं कि चीन और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है वो हमारे देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा हर बार बन जाता है। इस पर राजनीति होती है, विपक्षी दल इस पर बड़ा मजा लेते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब भारत ने पीओके को लेने की कोशिश की थी तो हमारे ही देश में, हमारे ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक अभिनेत्री ने कहा था गलवान सेज हाय, और भारतीय सेना का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। और हमारा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अक्सर इसे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना देती हैं सरकार को घेरने के लिए। तो जाहिर है कि आज जो कुछ हुआ है उस पर भी राजनीति जोरों पर होगी। आज कल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आज शाम को यह खबर आई है और कल इस पर पार्लियामेंट में भी जबरदस्त हंगामा होगा जब विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा और अपने ही सरकार को और अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर देगा। लेकिन आज क्या राजनीति हो रही है, आपको अलग अलग नेताओं के बयान सुनवाते हैं इस मुद्दे पर। डोकलाम में भी जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकंफर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे सातों उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो ये भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। ये जो एक एक्शन हुआ है चाइनीज पीएलए की तरफ से, ये कुछ एक और बड़ी लंबी चीज दर्शाता है कि वो जो पूरी भारत के साथ जो एलएसी के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए। परंतु अभी इस वक्त ये देखने की बात है कि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में मुंह की खाई है और वहां पे कुछ हमारा समझौता हुआ है, तो उससे थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वहां थोड़ी सी शांति हो गई है। चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए। वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। 2006 से लेके इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो अलग अलग है और दोनों साइड अपने अपने परसीव्ड परसेप्शन के मुताबिक पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से 1 इंच लैंड को भी ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। और हिंदुस्तान ने जिस माफिक कार्रवाई की है, चीन को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। हम हर प्रकार से तैयार हैं। अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी के कुछ ट्वीट्स पढ़कर बताता हूं। कांग्रेस ने आज इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया है। एक ट्वीट उन्होंने अब से 1 घंटा पहले किया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कांग्रेस का। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक कांग्रेस का ट्वीट यह है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया है अब से 57 मिनट पहले। अगर ये गलती ना की होती, चीन का नाम लेने से डरे ना होते, तो आज चीन की हैसियत नहीं थी कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे। हमारी जमीन पर कब्जा करना, हमारी जमीन पर आकर हमारे सैनिकों से झड़प करना तो दूर की बात है। अब भी वक्त है, डरो मत। यानी एक तरीके से आप देखेंगे तो कांग्रेस की भाषा में आपको एक तो व्यंग दिखाई देगा। कांग्रेस व्यंग कर रही है, एक तरीके से हमारे सेना का, हमारे सैनिकों का मजाक उड़ा रही है। हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी के साथ चीन के सैनिकों को हर बार रोका है।
अपनी जान गंवाकर, शहादत देकर भी रोका है और ऐसे भी रोका है। और तो भी जब हमारे सैनिक इतनी बहादुरी के साथ चीन के सैनिकों के साथ भिड़ते हैं तो हमारे अपने ही देश में, देश की राजधानी में बैठकर विपक्षी दल लिखते हैं कि कब्जा हो गया, चीन ने हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है, ये कहा जाता है, जिससे हमारी सेना का मनोबल और टूटता है। दूसरा, ये तो व्यंग हुआ। दूसरी बात कांग्रेस इसमें जो बताने की कोशिश कर रही है वो ये कि वो उकसाने की कोशिश कर रही है सरकार को और सेना को, कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है उकसाने के लिए, और वो ये चाहती है कि हम चीन के साथ युद्ध में बिना तैयारी के या किसी भी तरीके से हम चले जाएं और फिर कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को एक और मौका इसमें मिल जाए। अब बड़ी बात देखिए, भारत और चीन के बीच में क्या है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ना तो चुनाव लड़ना है, ना ही उनके देश में उनसे कोई सवाल पूछ सकता है, ना ही उनके देश में कोई विपक्षी दल है जो उनसे सवाल पूछे, और ना ही उनके देश में मीडिया है जो उनसे मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए कोई भी सवाल पूछ सके। इसलिए उन्हें किसी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है, ना ही चुनाव लड़ना है। भारत में मीडिया भी है, मीडिया के सवालों का जवाब देना है, विपक्षी दल के सवालों का जवाब देना है, और भारत में चुनाव भी लड़ने हैं, चुनाव भी जीतना है। और आपने देखा होगा अभी 2 राज्यों के चुनाव भी खत्म हुए हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, और खत्म होते ही ये बात आ गई। अब भारत की सरकार के बारे में आप सोचिए, भारत की सेना के बारे में सोचिए। अब भारत की सेना को और रक्षा मंत्रालय को सबसे पहले तो पार्लियामेंट में, अपनी ही पार्लियामेंट में इसे लेकर सफाई देनी पड़ेगी। विपक्षी दल कहेंगे कि नहीं, कब्जा हो गया, आप हार गए, आपके सैनिक पीछे हट गए। इसका जवाब उन्हें अपने देश की संसद में देना पड़ेगा। कल ही आप सुबह देखिएगा अखबारों में भी तमाम तरह की बातें छपनी शुरू हो जाएंगी जो अपने ही देश की सरकार को और अपने ही देश के सैनिकों को कमजोर करके दिखाने की कोशिश होती है। और फिर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यंग करने लगेंगे, कुछ अभिनेत्रियां, अभिनेता आ जाएंगे, कुछ एनजीओ वाले लोग आ जाएंगे, कुछ और नेता आ जाएंगे जो अब लगातार ट्वीट करके अपनी ही सेना का मजाक उड़ाएंगे और अपनी ही सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये भारत है, ये भारत का लोकतंत्र है। आपके लिए कहने को तो हमारे लोकतंत्र में सब कुछ है और सब अच्छा चल रहा है, मीडिया भी चल रहा है, विपक्ष भी है, एनजीओज भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, संसद भी है, अदालतें भी हैं। लेकिन जरा उन सैनिकों के बारे में आज सोचिए जो सैनिक इस समय LAC पर तैनात हैं और इस तनाव में जी रहे हैं कि किसी भी दिन और किसी भी रात कुछ भी हो सकता है, जिनके ठीक सामने PLA के सैनिक खड़े रहते हैं दिन रात, और किसी दिन कुछ भी हो सकता है, किसी दिन कोई भी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। और जब हमारे सैनिकों को ये सारी खबरें पता चलती होंगी तो उन पर क्या बीतती होगी, ये भी आज देश को सोचना चाहिए। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, 90,000 वर्ग किलोमीटर, और ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और उसने इसे एक अलग नाम भी देके रखा है। और चीन के मुताबिक इसका नाम है जांगनान, यानी चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम को स्वीकार नहीं करता, अपने नाम से पुकारता है। चीन यह भी कहता है कि प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र आज उसका है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर भी वो अपना दावा करता है और कहता है अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के इस दावे के पीछे एक बड़ी वजह है और वो है जवाहरलाल नेहरू की सरकार। अब आप कहेंगे बार बार नेहरू का नाम लिया जाता है, लेकिन ये इतिहास का हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती जम्मू कश्मीर पर की थी, वैसी ही गलती उन्होंने तिब्बत क्षेत्र को लेकर भी की थी। असल में वर्ष 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया तो इसके 1 साल के बाद ही चीन ने तिब्बत क्षेत्र पर हमले शुरू कर दिए थे और इस पर नियंत्रण की लड़ाई छेड़ दी थी। भारत की सरकार उस समय ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद नेहरू चीन से अपने रिश्ते मजबूत बनाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अप्रैल 1950 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता भी दे दी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। इसके अलावा 1954 में जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने चीन के इस अवैध कब्जे को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया, इसका विरोध नहीं किया और इसे अपनी मान्यता चुपचाप दे दी, जबकि तब इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई की नीति पर काम कर रहे थे। ये उनका मनपसंद नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, और वो चाहते थे कि चीन और भारत के लोग भाई भाई की तरह रहें, जबकि चीन ने हर बार धोखा किया
और चीन के दिमाग में उस समय कुछ और चल रहा था। चीन ने पहले तिब्बत पर कब्जा किया और फिर उसने अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करना शुरू कर दिया। और चीन यही कहता है कि जब नेहरू ने तिब्बत पर उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया तो भारत किस आधार पर अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बता सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का ही हिस्सा है चीन के मुताबिक। तो चीन ये कहता है कि हम तिब्बत लेंगे और पूरा तिब्बत लेंगे, और तिब्बत का एक हिस्सा आज भी भारत के पास अटका हुआ है जिसे चीन किसी भी तरीके से लेना चाहता है, और उस हिस्से अटके हुए हिस्से का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमेशा से ही ये विवाद बना रहा है, और आज भी अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों के बीच कड़वाहट का एक बहुत बड़ा एक कारण आप उसे मान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिससे आपको एक अंदाजा लगेगा। जब मैं 2016 में वहां पर गया था, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह का दुर्गम इलाका है जो भारत और चीन के बीच LAC के बहुत पास ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जिसमें मैं था, और उस समय मैंने इस मौके का फायदा उठाया और कुछ तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश में तवांग के इलाके से मैंने ये ली थी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी जो तस्वीर है ये भी तवांग के पास की तस्वीर है जो भारत और चीन की LAC के बहुत ही करीब से, निकट से ली गई ये तस्वीर है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन चीन ने इस विषय पर भारत के पक्ष का कभी सम्मान नहीं किया। जबकि सच यह है कि जिस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तब तिब्बत भारत के ज्यादा करीब था। वर्ष 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी, और इन इलाकों पर न तो मुगलों का नियंत्रण रहा और न ही कभी अंग्रेजों का नियंत्रण रहा था, और भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर कभी भी निश्चित नहीं थे। हालांकि जब अरुणाचल प्रदेश के इसी तवांग में बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ, और फिर वर्ष 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण तब शुरू हुआ था। तो एक बड़ी बात है। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बात बता देते हैं कि इस समय की ताजा जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि तवांग के पास भारत और चीन की LAC पर मौजूद एक ऐसे पॉइंट पर भारत और चीन की सेना के बीच में एक हिंसक भिड़ंत हुई है, एक संघर्ष हुआ है जिसमें दोनों देशों के सैनिकों ने आपस में धक्का मुक्की की तवांग के पास, और कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन भारत के 6 से 8 जवानों को इसमें चोटें आई हैं, और यह कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से इससे कहीं ज्यादा जवानों को इसमें चोटें लगी हैं, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर चीन और भारत के जो संबंध हैं और ज्यादा आने वाले दिनों में खराब हो सकते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि सर्दियों का ये मौसम है, चीन जो काम लद्दाख में अभी तक कर रहा था अब वही काम उसने इस सेक्टर में भी करना शुरू कर दिया है, और इस पॉइंट के अलावा कई जगहें ऐसी और हैं LAC पर जहां पर चीन सर्दियों के मौसम में ना तो इस बार पीछे हट रहा है और ना ही उसने अपनी तैनाती कम की है। इसका अर्थ यह निकलता है कि चीन सर्दियों के मौसम के दौरान अपनी तैनाती बरकरार रखेगा, और चीन किसी लंबी रणनीति पर काम कर रहा है जिसके तहत वो सर्दियों में भी अपनी पूरी सेना, अपने पूरे बल के साथ LAC के पास अपनी तैनाती को जारी रखेगा। ना तो तैनाती कम कर रहा है और ना ही पीछे हटने का नाम चीन ले रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। पार्लियामेंट सेशन में है, कल पार्लियामेंट में ये मुद्दा जरूर उठेगा, और अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में हमारे ही देश में एक ऐसा गुट है जो अब चीन के मुद्दे पर भारत के खिलाफ अपना दुष्प्रचार शुरू कर देगा। आज की एक और बड़ी खबर है गुजरात से।
आज गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन इस शपथ ग्रहण से ज्यादा आज प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात की जनता के सामने काफी भावुक हो गए और उन्होंने जनता का आभार जताते हुए झुककर गुजरात की जनता को प्रणाम किया और उनके चेहरे से यह साफ झलक रहा था कि वो इस जनादेश और जनता के प्रेम से कितने अभिभूत हैं, क्योंकि गुजरात की जनता ने इस बार दिल खोलकर प्रधानमंत्री को अपना प्यार दिया है। भारत माता की। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, રાઘવજીભાઈ હંસરાજભાઈ, શ્રી બલવંત સિંહ, ચંદન સિંહ રાજપૂત। और अब आपको बताते हैं कि गुजरात की नई सरकार में इस बार नया क्या है। पहली बात, इस सरकार में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया है। जैसे सरकार में सबसे ज्यादा 4 मंत्री पाटीदार यानी पटेल समुदाय से हैं और इनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हैं। गुजरात में पटेल समुदाय की आबादी लगभग 18% है और इस बार बीजेपी को पटेलों के 50% से भी ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए उनका ध्यान तो रखना ही था। इसी सरकार में बाकी जातियों और समुदायों का भी पूरा ध्यान रखा गया। 17 नेताओं के मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 7 नेता ऐसे हैं जो पिछड़ी जातियों से हैं, 2 नेता आदिवासी समुदाय से हैं और 1 नेता दलित समुदाय से है। तो ये आप कॉम्बिनेशन देखिए, सवर्ण 7 हैं, ओबीसी 7, एससी 2 और एसटी 1। गुजरात में पिछड़ी जातियों की आबादी है 37%, आदिवासी समुदाय की आबादी है 15% और दलितों की आबादी 6% है। अगर आप देखेंगे तो गुजरात की नई सरकार में समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान यहां पर रखा गया है। पूरे नेताओं को सबको जगह दी, सबसे ज्यादा फोकस पिछड़ी जातियों और सवर्णों पर रखा गया है। दूसरी बात, इस सरकार में अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। 16 मंत्रियों में से 12 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार विधायक बन चुके हैं। इनमें कनुभाई देसाई सबसे अनुभवी मंत्री हैं जो 8 बार विधायक है। राघवजी पटेल 7 बार के विधायक हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी 6 बार विधायक बन चुके हैं। यानी ये वो 3 नेता हैं जो इस सरकार में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। जबकि शपथ लेने वाले बाकी मंत्रियों में से 3 ऐसे हैं जो 4 बार विधायक बन चुके हैं, 6 ऐसे हैं जो 3 बार विधायक बन चुके हैं और 4 मंत्री ऐसे हैं जो 2 बार विधायक बन चुके हैं और सिर्फ 1 मंत्री ऐसा है जो पहली बार विधायक बना और पहली बार में ही मंत्रिमंडल में आ गया। तीसरी बात, इस सरकार की औसत आयु है 58 वर्ष। मुख्यमंत्री को मिलाकर सरकार में जो 17 नेता हैं, 17 मंत्री हैं, उन सब की उम्र का औसत है 58 ईयर्स। इनमें सबसे युवा मंत्री का नाम है हर्ष सांघवी जो सिर्फ 37 साल के हैं और जिस मंत्री की उम्र सबसे ज्यादा है उनका नाम है कनुभाई देसाई जो 71 वर्ष के हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद 60 वर्ष के हैं। सरकार में शामिल सिर्फ 3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है, जबकि 14 मंत्री जिनमें मुख्यमंत्री भी हैं उनकी उम्र 50 साल से 75 वर्ष के बीच है। इसके अलावा 17 सदस्यों वाली इस सरकार में 61 से 70 साल के सबसे ज्यादा 7 मंत्री हैं। चौथी बात, इस सरकार में कुल 6 नेता ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है, जबकि 11 नेता ऐसे हैं जो पिछली सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। पांचवी बात, इस सरकार में सिर्फ 1 महिला को मंत्री बनाया गया है और उस महिला का नाम है भानुबेन बाबरिया। भानुबेन तीसरी बार विधायक बनी है और इससे पहले वो राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की काउंसिलर रह चुकी हैं। छठी बात, पहले के मुकाबले इस बार पढ़े लिखे नेताओं को ज्यादा जगह मिली है। 16 मंत्रियों में से 12 ऐसे हैं जो 12वीं पास हैं, 7 ग्रेजुएट हैं और 1 मंत्री ने डॉक्टरेट की पढ़ाई की हुई है यानी पीएचडी की पढ़ाई की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। 7वीं बात यह कि इस सरकार के गठन में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
पिछली बार के मुकाबले बीजेपी ने इस बार सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए सबसे ज्यादा पांच मंत्री भी इसी क्षेत्र से बनाए गए, जबकि उत्तर गुजरात से 4 और मध्य गुजरात से 3 नेताओं को सरकार में जगह मिली। जिसके अलावा कांग्रेस से आए 4 नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। और हार्दिक पटेल को तो पूरी उम्मीद थी कि उन्हें सरकार में मंत्री जरूर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हार्दिक पटेल को इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। ये गुजरात की जनता की जीत है, माननीय नरेंद्र भाई के पर विश्वास की जीत है और ये विकास की जीत है। हमने माननीय नरेंद्र भाई का संकल्प है कि गुजरात को विकसित, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो तो गुजरात को भी हम विकसित राज्य बनाएंगे और आगे ले जाएंगे। और अब आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1964 में आज ही के दिन मशहूर कवि मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं में खास तौर पर खड़ी बोली का इस्तेमाल करके इसे काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया। वर्ष 1910 में लिखी गई रंग में भंग उनकी पहली रचना थी। इसके अलावा साकेत और सिद्धराज उनकी कुछ खास रचनाएं थी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई राष्ट्रवादी कविताएं आज भी लोगों को बहुत प्रेरित करती हैं। वर्ष 2005 में आज ही के दिन मशहूर फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर रामानंद सागर का मुंबई में निधन हुआ था। रामानंद सागर ने आंखें और आरजू जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया था और उन्होंने ही छोटे पर्दे को रामायण और श्री कृष्ण जैसे कई यादगार धारावाहिक भी दिए। और विश्वास में विष भी है और आस भी है। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि आपको इनमें से क्या ग्रहण करना है। नमस्कार।